हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। पुराने बच्चे जानते हैं गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो बेटा। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप लोग ज्वाइन करिए। आपको नजर आ रहा है बेटा? जय श्री कृष्णा बेटा। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कमेंट करें। वेरी गुड। मैं अच्छा हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? तो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही एक्टिव लग रहे हैं आप सब लोग, बहुत तेजी से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। लगातार कमेंट बढ़िया, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। राधे राधे। तो बेटा ध्यान से सुने। हाँ, तो बेटा मैं अजीत चंद्र द्विवेदी। हाँ, बच्चे लिख रहे हैं राम राम सर, एसिड सर। हाँ बेटा, मुझे एसिड सर नाम से भी जानते हैं, आप सभी लोग मुझे जान रहे हो। और आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो मैं 2 मिनट बात करूंगा, जैसे मैं क्लासरूम में बात करता हूँ वैसे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मिस ड्यू ऑल सर, मिस ड्यू बेटा आपको भी। तो बेटा ध्यान से सुने, अजीत चंद्र द्विवेदी। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, एसिड सर। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होती है, कई लोगों ने, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ा है, मुझसे भी पढ़ा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी आप लोग कॉम्प्लेक्स करके नहीं सोचना है। बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बात क्या है? पहली बात, टीचर जितना पढ़ाता है उसको क्लास से आने से पहले आपको रिवाइज करना है। नंबर 2, कभी भी क्लास को बंक नहीं करना है। अगर होमवर्क दिया जाता है तो उसको आपको पेंडिंग में नहीं रखना है। सुनाई दे रहा आपको? स्क्रीन आ गया वापस से? हाँ, ऑर्गेनिक से डरने की बात नहीं है। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हमें जानते हैं वो इस चीज को भली बात से जानते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत इजी है। और जिस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन आपको लगेगा कि सर ऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन हम गलत करने वाले नहीं है। नीट में आपकी पहले ही फीलिंग आ जाएगी। जो की पॉइंट मैं बताऊंगा, जो रास्ता मैं बताऊंगा, जिस तरह से मैं पढ़ना बताऊंगा, कब क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी पे फोकस कब करना है, या किस चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस करना है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और उसके बाद से हम लोग अपनी बातों को, हाँ ऑफलाइन में भी क्लास चल रही है बेटा। हाँ हाँ बेटा, अब ध्यान से सुने। नोट बनाना पड़ेगा बेटा, वैसे तो आपको हैंडआउट्स मिल रहे हैं, लेकिन जहां जहां पे मैं कुछ पॉइंट्स बोल दूंगा, जहां जहां पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बोलूंगा, पॉइंट्स बोलूंगा, इसको अंडरलाइन करो, उसको आप जरूर नोट कर लें कि कहाँ करना है। बाकी हैंडआउट्स मिलेगा, एक बार आप उसको लिखेंगे तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 6 हमें फोकस करना है। एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बता दिया है नैन्सी जी कि जब हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी के लिए तभी आपको बात करनी है। देख लेना, जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा आपको लगेगा कि आपने एनसीईआरटी कब पढ़ लिया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, हैंडआउट्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। अभी तो क्लास स्टार्ट पहले हो जाए बेटा। अब ध्यान से देखें, अगर हम बात करते हैं तो मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 6 को हमें फोकस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब आप लोग ध्यान से सुने, अभी जब मॉड्यूल बोलूंगा बेटा तब आपको लिखना है। मैं सारी जानकारी आपको देता रहूंगा, आपके मन में जो प्रश्न है वो मैं जानता हूं और उसका जवाब मैं आपको बिना पूछे दे दूंगा। अभी आप फोकस करिए किस पे? स्टडी पे, और एंजॉय करिए अगले कुछ घंटे।
सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। बहुत ही आसान है, आप सब जानते हो। हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम किसी भी एक कंपाउंड को आपके सामने देते हैं और उसमें किसी एटम को मार्क कर देते हैं और पूछते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। उसमें करना क्या है कि आपको सिग्मा बॉन्ड और उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को सम कर देना है। अगर दोनों का सम करने पे आंसर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर 3 आता है तो sp2 होगा, और अगर 4 आता है तो वो sp3 होगा। आइए क्वेश्चंस के थ्रू हम इसका जवाब देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने दिया है, हम जिस एटम को मार्क करने जा रहे हैं उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और मेरे हर क्वेश्चंस का फास्ट कमेंट भी आपको करना है। हो सकता है मुझसे पहले कोशिश कर पाए तो भी ट्राई करिए, अगर कंसेप्ट आप समझ रहे हो तो। मैंने कहा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, ध्यान से देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और 1 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है, यानी टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड से जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो sp3 है। बहुत फास्ट जवाब आ रहा है, वेरी गुड। हमने बात किया इससे, तो एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड के रूप में 3 है। 3 से क्या होगा, ये sp2 होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखें, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन है, 2 से क्या होगा बेटा, ये sp। बहुत बेसिक एग्जांपल आपके सामने हमने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हमें इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, लिखा हुआ बेटा आप देखें, रिफ्रेश करें, आपको आ जाएगा, क्योंकि हमें जवाब मिलते जा रहे हैं बच्चों के बहुत फास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए। इसे अपन बोलते हैं एलीन, जो कि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में इसको पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एलीन, जहां भी जिस कंपाउंड का नाम मैं नीचे लिख दूं वो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको वैसे भी पूछा जा सकता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 2 और एक यहाँ पे 3 सिग्मा बंद है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड होने से कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। बहुत से जवाब दे रहे हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बीच वाले कार्बन केवल 2 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका sp हो गया। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपको इस कार्बन, इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताइए बेटा इसका क्या होगा, अब आप डायरेक्ट जवाब दीजिए। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या होगा, ये sp2 होगा। यहाँ बताइए 2 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन नहीं बेटा, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पे, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, sp3। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 2 और 3, यानी ये क्या हो गया बेटा, sp2। बहुत सही जवाब दिया है, बहुत लोगों ने जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, अब इसका आधा जवाब मैं दूंगा और आधा जवाब आप दोगे। ध्यान से देखिए, हमने कहा इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। बहुत ही आसान है सर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने, 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड 3, और लोन पेयर कितना नजर आ रहा है बेटा, 1, यानी टोटल कितना हो गया 4, और 4 से क्या बन गया, ये sp3। तो अब आधा मैंने बताया, अब कमेंट में आपका देखूंगा, उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जवाब sp2 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 sp3 sp2 sp2 sp3 मिक्स जवाब आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, sp3 वालों मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में डिफरेंस है। यह लोन पेयर बेटा लोकलाइज्ड है, ध्यान से सुनना। अब लोकलाइज्ड क्या है, आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, जो कि हम GOC1 में पढ़ेंगे। ये लोकलाइज्ड है, लेकिन यह जो लोन पेयर है, क्या लोन पेयर सिंगल डबल आपको नजर आ रहा है, यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये डीलोकलाइज्ड हो गया। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो यह चूंकि रेजोनेंस में चला गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप यहां देखें 2 और एक 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पे स्टार लगाएं, ये गलती आपसे एग्जाम में हो सकती है। तो इस पॉइंट को मैंने लिख भी दिया है कि इफ लोन पेयर इज इन रेजोनेंस देन इट इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। रेजोनेंस कैसे पता चलेगा, रेजोनेंस के बहुत सारे कंडीशन होते हैं बेटा, जो कि हम GOC1 में पढ़ेंगे।
उसमें से एक कंडीशन है कि अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो, दैट इज लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पर अल्टरनेट नजर आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जीओसी 1। जैसे एक क्वेश्चन है, इस कंपाउंड, पहले इस कंपाउंड का नाम आप लोग नोट कर ले, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनीसॉल। नाम लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने बोला इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन पूछो क्या दोनों लोन पेयर वहीं पे रहेंगे कि उसमें कोई एक लोन पेयर रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है? कर सकता है। कैसे पता चला? मान लीजिए इस लोन पेयर की बात करते हैं, लोन पेयर सिंगल डबल, ये क्या है, अल्टरनेट कंडीशंस बन रहे हैं, यानी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो लोकलाइज तो अब हम इसको मानेंगे, या अगर ऊपर को रेजोनेंस करा दोगे तो नीचे को लोकलाइज मान लो। तो बेटा क्या हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, यानी 2 + 1 दैट इज 3, और बताना है। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ वेरी गुड, अब आवाज आ रही है, गुड। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो बेटा एक इसमें सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आया, और जो निगेटिव है वो भी लोन पेयर की तरह कंसीडर होगा। तो बेटा 1 + 1 दैट इज क्या हो गया यहाँ पे 2, और 2 होने से क्या हो गया बेटा यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज हो गया। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में होंगे। तो कौन सा ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है बेटा यहाँ पे, sp ऑर्बिटल नजर आ रहा है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे सम 2 आता है, और 2 आने से जो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा sp हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, ये एक आइसो ऑक्टेन है। हाँ हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन आप वापस से सुनना चाहते हैं? क्वेश्चन आया था कि ये जो निगेटिव चार्ज यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, किस ऑर्बिटल में, ये आप अभी आपने क्या निकाला, s निकाला है, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये भी लोन पेयर की तरह कंसीडर होगा। तो आप इसमें क्या जवाब दे सकते हो बेटा, जो निगेटिव चार्ज होगा या जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो sp ऑर्बिटल में। अच्छा, जवाब मैंने कहा बच्चे 25 23 क्या लिख रहे हैं, तो वापस से हम बच्चे अगले क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे आइसो ऑक्टेन में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, जवाब दीजिए। हाँ, अब ध्यान से, पहले इसको आप बॉन्ड लाइन नोटेशन को कार्बन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, CH3 CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। अब टोटल आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, और टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करते हैं तो जो आपका जवाब आ रहा है, बहुत सही जवाब आया। इसका आंसर कितने लोग का, 25 मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं, आंसर 20। आप बहुत एक्टिव हो, बहुत फास्ट जवाब दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्लास में भी इतने ज्यादा एक्टिविटी, वेरी गुड। अब ध्यान से देखें, आप इसमें काउंट कर सकते हो सिग्मा बॉन्ड, वो बहुत इजी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक नया मेथड सिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई कंपाउंड दे रखा है, चाहे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है या कंपाउंड के फॉर्म में दे रखा है, तो उसमें हम सिग्मा बॉन्ड कैसे पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ रिंग, अगर रिंग है तो प्लस नंबर ऑफ रिंग -1। अब ध्यान से देखें, अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल कितने कार्बन है, तो इस कंपाउंड में टोटल 8 कार्बन है, C8, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, टोटल 8 कार्बन है। अब इस 8 कार्बन में है, चूंकि यह एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो CnH2n+2 से निकालोगे आप, डायरेक्ट भी बता सकते हो, तो C8H18 आएगा, नहीं तो आप हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, 18 आएगा।
दोनों का सम किया 18 प्लस 8 तो आया 26। क्या इसमें कोई रिंग है? नहीं है, तो आप उसको छोड़ दें। -1 कर दें तो आंसर कितना आ गया बेटा? 25। और 25 तो भी आपने निकाला है। कैसा मेथड लगा? इजी मेथड है कि नहीं? अभी एक दो जगह हम लोग और ट्राई करेंगे, ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कंपाउंड बताना है। तो पहले तो बेटा इस कंपाउंड का आपको नोटिफिकेशन पता होना चाहिए कि इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। कई लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को जहां दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, तो ध्यान से देखें। जहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड एंड होता है, वह दोनों ही क्या रखते हैं बेटा? कार्बन को रखते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे CS2 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 CH 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 CS2 C C और CS3, ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। अब आप काउंट करके तो जवाब दे सकते हो, लेकिन क्या देखें, आप इसको फार्मूला से जो भी नीचे लिखा है उससे आप जवाब दे सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए बेटा? 8 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन को काउंट करें, कितना है बेटा? 2 2 4 1 5 1 6 1 7 और 3 10, यानी कितने हो गए? 10। टोटल जो वैल्यू कितनी आई बेटा? 18 आई। रिंग कोई है नहीं, -1 कर दीजिए, सिग्मा बॉन्ड का आंसर आ जाएगा 17। बहुत लोगों का जवाब आया 17। बहुत इजी से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेप्थेलीन, आपको नेप्थेलीन जो है आप काउंट करें, दोनों मेथड से इसका जवाब आपको देना है। हाइड्रोजन को वैलेंस करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। 4 से ज्यादा वैलेंसी कार्बन पे आपको नहीं बनाना है। और जो नेप्थलीन का जवाब, बहुत सही जवाब आ रहा है लोगों का, मैं आंसर बता दे रहा हूं ताकि आप मैच भी करते रहें। इसका 19 जवाब बहुत लोगों ने दिया है। कुछ लोग से गलतियां हो रही हैं, लेकिन बाकी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा ध्यान से देखें, ये जो नेप्थलीन है अगर काउंट करेंगे तो 19 आएगा, लेकिन आइए हम इसको फार्मूले से करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखें, इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए? 6, तो एक रिंग में हो गए 7 8 9 10, और टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? इसमें 8, यानी 10 प्लस 8 यानी 18 हुआ। क्या इसमें रिंग है? क्या इसमें रिंग है बेटा? कितने रिंग है इसमें? नंबर ऑफ रिंग कितने हैं? 2 हैं। तो 18 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 19। वाई लिखें, वाई लिखें अगर आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, इजी है, वेरी गुड। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दे तो भी आप उससे बता सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, बाकी काउंट करके तो आप बहुत इजी से बता सकते हैं। चलिए, यह कंपाउंड आपके सामने बना है, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं एक बार और। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक बार और के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा चंद्रभान। और जब समझ में आ जाए तो आप एस जरूर लिखना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो बनाया हमने, C डबल बॉन्ड C, CN 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 और CN। क्या आप इसका जवाब दे सकते हो? कितना आंसर आया आप सबका इस कंपाउंड में? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा बेटा? 9 होगा। तो बहुत ही आसान है, आप काउंट करके तो जवाब दे सकते हैं सिग्मा बॉन्ड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो ऐसे ही जवाब आ गया। अब अगर आप कहते हो नहीं सर आप उस मेथड से बताइए, तो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम देखिए कितने बेटा? यहाँ पे नाइट्रोजन 4 है, कार्बन 6 है, टोटल कितने हो गए? 10। -1 बच्चे ने लिख दिया तुरंत, -1 आंसर आ गया 9। वेरी इजी। चलो बेटा आपको आगे समझ, वेरी गुड। अगला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन एंड पाई बॉन्ड। सो सिंपल। यस बेटा बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखिए। मजा आ रहा है आपको, हमें भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है आपको। फाइंड टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन एंड पाई बॉन्ड, ये क्वेश्चन अभी नीट 2020 अक्टूबर में आया हुआ है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जल्दीबाजी में आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन जवाब आप देने की कोशिश करें। इसको हमने ओपन किया, यह स्ट्रक्चर आपके सामने बन गया, ठीक है। तो sp2 कार्बन, जो रिंग के कार्बन है वो सारे के सारे क्या है?
वो सारे के सारे sp2 हैं, और साथ में जो यह वाला कार्बन है C डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या है, sp2 है। तो टोटल कितने sp2 कार्बन आ गए? टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन की बात करें तो आ गए बेटा 7। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो आंसर कितना आएगा? वेरी गुड, 3 तो रिंग में है, 2 यहाँ पे है 5, और एक यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी आंसर कितना हो गया? पाई बॉन्ड 6। अब बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस, वैसे इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। अब कुछ लोग से गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां केवल इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत तेज जवाब देना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट को हमें रखना है और उसको सिलेक्शन में चेंज करना है, बट कोशिश करिए कि आपसे नेगेटिव मार्किंग ना हो। हाँ, अगला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। सो सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो गया? 4। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जवाब दें। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब ध्यान सुनना, एग्जाम में आप गलती मत कर देना, ये इलेक्ट्रॉन पढ़ना मत भूलना, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई बॉन्ड में 4 इंटू 2 दैट इज 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड विच इज कोप्लेनर। आपको बताना है कि इसमें कोप्लेनर कौन सा है। तो बहुत ही आसान है बेटा। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ? कोप्लेनर का मतलब ये हुआ कि वह sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। लीनियर भी एक प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है। अगर वहां पे कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहीं पे आ गई, तो फिर क्या होगा बेटा? वो कोप्लेनर नहीं होगा। तो उसने पूछा कि इस कंपाउंड में सारे एटम जो है वो कोप्लेनर होंगे, तो आंसर क्या होगा? क्या बेटा? आप देखिए, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये तो sp3 हो गया। जैसे ही sp3 आया, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे भी क्या बेटा? इसमें भी आपको sp3 सेंटर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको sp3 सेंटर नजर आ रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में देखिए, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और सारे एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो यही होगा बेटा कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में रहना। जैसे ये एक प्लेन है, कोप्लेनर। ये प्लेन नहीं, ये कोप्लेनर नहीं हुआ, ये कोप्लेनर। अब आपके मन में डाउट आ सकता है, सर लेकिन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन हुआ तो प्लेन से बाहर जा सकता है। बाइफिनाइल कंपाउंड, हम ऑप्टिकल आइसोमर में डिस्कस भी करेंगे इसको। तो ध्यान से सुने, अगर रोटेट करते 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 कोई एक भी सिचुएशन जो है उसमें वो प्लेनरिटी गेन कर लेता है, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कोप्लेनर बोलेंगे। कोप्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp हाइब्रिडाइज्ड की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, sp भी अगर पूछे तो हाँ लीनियर होता है, लेकिन होता तो एक ही प्लेन में है बेटा। ठीक है, तो अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करते हुए किसी भी एक सिचुएशन में एक ही प्लेन में आ गया, तो उसे अपन क्या बोल देंगे? कोप्लेनर बोल देंगे। ठीक है, sp अगर है तो उसको भी आप एक ही प्लेन में बोल सकते हैं, बोलेंगे, लेकिन sp3 को, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आप नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं बेटा, डी ऑप्शन में क्या है? यह जो है sp3 आ गया, और जैसे कोई भी सेंटर sp3 आया फिर वो प्लेन में नहीं देगा। वेरी गुड। हाँ, एक भी कार्बन एटम sp3 हो जाएगा बेटा तो वो कोप्लेनर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि सारे एटम क्या होने चाहिए, आपको बताइए कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होना। फॉर एग्जांपल, यह एक प्लेन है, एक प्लेन है, और अगर प्लेन है तो क्या होगा बेटा? कोप्लेनर होगा। बी में देखें, बी कैसे कोप्लेनर हो सकता है? बी आप लग रहा देर से पढ़ रहे हैं। रोटेशन की बात अपन कहाँ करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर में करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए sp3 सेंटर आ गया, और sp3 सेंटर अगर कोई भी सेंटर आ गया तो फिर कोप्लेनर नहीं होगा। सो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो अब ध्यान सुनिए। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं आपसे।
हाँ बेटा sp2 है वहां पे सारे, इसलिए वो कोप्लेनर है। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया बेटा, सैचुरेटेड, यानी हमें कार्बन कार्बन को फोकस करना है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड बोलेंगे। अब बात आती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो कि क्या हो गया, पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं बेटा, हमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच में ही फोकस करना है, उसके बाहर फोकस नहीं करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बताने के लिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखने जा रहा हूं, पहले उस प्रश्न को ध्यान से सुनिए, जवाब आपका आना चाहिए। हमने लिखा CH3 COCH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 C डबल बॉन्ड OOH। आपको बताना है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में जब आप S लिखेंगे, अनसैचुरेटेड में U लिखेंगे। एक आध अनसैचुरेटेड आ रहा है, बाकी सबका जवाब सैचुरेटेड आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, वेरी गुड, बहुत से जवाब दो बेटा। सैचुरेटेड बेटा हमको केवल कार्बन कार्बन के बीच में फोकस करना है, ये पूरा पूरा ये कार्बन कार्बन के बीच में आप फोकस करिए। मैं वापस इसको बना देता हूं, केवल आपको बेटा ये कार्बन कार्बन के बीच में आपने देखा ये सिंगल बॉन्ड है, यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब क्या है, सैचुरेटेड हो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आपको जवाब देना है। मैंने एक कंपाउंड मार्क किया है, इसे अपन मैं बोल दिया है कंपाउंड 1, इसे बोल रहा हूं मैं कंपाउंड 2। जवाब दीजिएगा। आपको बताना है इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, 1 2 या बोथ। मैक्सिमम जवाब बोथ बोथ बोथ, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। चलो बेटा ध्यान सुनना, मुझे पता था आप यहाँ गलती करोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। कुछ लोग का सही जवाब भी आ रहा है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ध्यान सुना, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो आप बताओ 1 और 2 में केवल कार्बन और हाइड्रोजन से कौन बना है, 2 बना हुआ है। और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, Which of the following is saturated hydrocarbon। मैं वो बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आप गलती करते हो, लगता है सही है और फिर बोलते हो सर नेगेटिव मार्किंग कैसे हो गया। मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो सेकंड है, दूसरा हाइड्रोकार्बन नहीं है बेटा। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या नजर आ रहा है आपको, ऑक्सीजन नजर आ रहा है। अगर मैंने पूछा होता कि which of the following is saturated organic compound, तो आंसर 1 और 2 बोथ जाता। मैं पूछ रहा हूं which of the following is saturated hydrocarbon, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। तो एग्जाम में याद रखना, पढ़ते समय हम हाइड्रोकार्बन पूछ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पूछ रहे हैं कि कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसको नोट लिखना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्यों ओलिफिनिक बॉन्ड बोलेंगे, ओलिफिनिक ओलियम प्लस फाइएंट से मिलकर बना है। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, फाइएंट का मतलब होता है मेकिंग, यानी ये ऑयल मेकिंग में यूज होते हैं, इसलिए इन्हें ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एसिटाइलेनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रिपीट करें बेटा, मैं ये कह रहा हूं, हाँ वापस से, आपने सुना नहीं। अगर हम पूछ रहे हैं which of the following is saturated hydrocarbon, तो आपको केवल कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज पे फोकस करना है। अगर मैंने बोला सैचुरेटेड कंपाउंड, तो वो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखें, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओलिफिनिक एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलेनिक है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, आप उसको करेंगे। ये डबल बॉन्ड भी है, ओलिफिनिक बॉन्ड भी है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और एसिटाइलेनिक बॉन्ड है, केवल हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे नोट लिखा हुआ है CH3COOH is saturated compound because it has carbon carbon single bond, it does not have pi bond between carbon atom। चलिए अब है कुछ बात करते हैं, ये बहुत
मेरी बात सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आई, वेरी गुड। तो अगर पूछ रहा हूं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, अब सबको वॉइस और स्लाइड दोनों दिख रहा है? हाँ वेरी गुड। अब आप ध्यान से सुनिए, होमोसाइक्लिक मतलब रिंग इज फॉर्म्ड बाय ओनली, केवल कार्बन का हो तो उसे अपन बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ओनली एक टाइप का हो, अगर वो कार्बन हो तो उसे बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल आपके सामने है। ये साइक्लोप्रोपेन है, ये बेंजीन है। जो साइकिल बनी है वो केवल एक ही तरह के एटम से बनी हुई है। ध्यान से सुने, फिनॉल में आप गलती करते हो, आपको केवल रिंग को कंसीडर करना है। रिंग तो केवल कार्बन से बनी है ना, OH तो रिंग के बाहर है, तो ये क्या हो गया, ये होमोसाइक्लिक है। हम बात कर रहे हैं एनिलीन, रिंग जो है वो केवल कार्बन की बनी हुई है, होमोसाइक्लिक है। कार्बोलिक एसिड, यस बहुत सही बोला। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है आपके सामने स्ट्रक्चर बना है, ये एनसीईआरटी में दिया है, स्टार लगा दें। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रोपोन। ये सब किसके एग्जांपल है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल। ट्रोपोन जो होता है वो 7 कार्बन से बनी हुई रिंग होती है। अब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब रिंग जो है वो एक तरह के एटम से ना बनी हो, एक से अधिक तरह के एटम से बनी हो, तो उसे अपन हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। यानी रिंग इज फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कार्बन है उसके अलावा कोई और भी एटम आ जाए। अब अदर एटम आर कॉल्ड हेट्रो एटम। अदर एटम जो होते हैं बेटा क्या है, वो आपके हेट्रो एटम। फॉर एग्जांपल वो कौन से हो सकते हैं, जैसे एस ले लिया, ओ ले लिया, एन ले लिया, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये जब आ जाए रिंग, लेकिन रिंग के अंदर अदर एटम का हेट्रो एटम, SON इफ प्रेजेंट इन रिंग। अगर रिंग को बना रहे हो, रिंग मेकिंग में, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोएटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो, नाम में नीचे लिख रहा हूं और नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीरेन, ये हो गया बेटा क्या, ऑक्सीरेन। ये 3 मेंबर्ड रिंग है, एक ऑक्सीजन है। ये है पायरिडीन, 6 मेंबर्ड रिंग है एक नाइट्रोजन के साथ, इसे बोलते हैं पायरिडीन। नेक्स्ट क्या है ये, 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन के साथ, पायरोल। अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाए तो बोलते हैं फ्यूरॉन। और अगर इस दोनों पाई बॉन्ड को हटा लिया जाए तो ये बन जाता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाएगा आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जो कि सॉल्वेंट के रूप में हम लोग इसको GOC2 में यूज करेंगे। अगर फ्यूरान में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो उसे वो बोलते हैं थायोफीन। बच्चे GOC2 रिवाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। अब एक चीज मैं और आपसे बात करने जा रहा हूं, ये कंपाउंड दो आपके सामने बने हैं। इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखें, पहला वाला कंपाउंड, तो उसमें आपको एस्टर फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा। और जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है वह ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है वो साइकिल का पार्ट हो गया, इसलिए इसे अपन बोलते हैं साइक्लिक एस्टर। और साइक्लिक एस्टर को कई लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। साइक्लिक एस्टर को, हाँ बच्चे पहले ही बता रहे हैं कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि सर अगला क्या बताने वाले हैं, वेरी गुड, चीजें आपको याद आ रही है। साइक्लिक एस्टर को हम लोग लैक्टोन के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से आप देखें क्या है, ये एमाइड है, साइक्लिक एमाइड है। CONH2 एमाइड होता है, CONH जो क्या रिंग का पार्ट हो गया, साइक्लिक एमाइड। और साइक्लिक एमाइड को बोलते हैं लैक्टोन। तो एक बात ध्यान सुनना, मैंने बोला लैक्टोन, तो आप बोलोगे सर साइक्लिक एस्टर की बात कर रहे हैं। मैंने बोला लैक्टम, सर साइक्लिक एमाइड की बात कर रहे हैं। तो लैक्टोन और लैक्टम आपको पता होना चाहिए। अब एक बात मैं आपसे और बताता हूं कि ये जो लैक्टम है, अगर ये 7 मेंबर्ड रिंग हो जाए, 7 मेंबर्ड रिंग हो जाए, यानी इसमें 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन आपको रिंग में नजर आ रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं, बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं, कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट बनाइए, कई बार एग्जाम में आया है, इससे हम लोग पॉलीमर बनाते हैं। क्या जवाब लिखा आपने, कई लोगों ने नाइलॉन 6।
तो नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। तो अब याद रखिएगा, वह लैक्टम जो 7 मेंबर रिंग हो जाए उसे पर बोलते हैं कैप्रोलैक्ट। तो इस स्लाइड इन नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कल मैं एग्जाम में पूछ लूं आपसे, ऑक्सीरेन होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक? हाँ, हेटेरोसाइक्लिक। तो ये स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप बता सकोगे ना। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हो। यूज सब बता रहे कि बच्चे टायर में यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर में। वेरी गुड। अब आपको बताना फाइंड टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम। मैंने बोला आपसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा अगर किसका पार्ट हो जाए बेटा, रिंग का पार्ट हो जाए तो इन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोएटम बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए नाइट्रोजन तो 6 है, लेकिन रिंग में जो नाइट्रोजन नजर आ रहा है वो 1, 2 और 3, यानी टोटल नंबर ऑफ हेटेरोएटम इसमें कितने हो गए? 3। अब मैं आपको बताऊं, इस कंपाउंड का नाम है मेलामाइन, याद होना चाहिए। इससे हम लोग मेलामाइन पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? मेलामाइन पॉलीमर। पॉलीमर बहुत अच्छे से तैयार है बेटा आप लोग का, सब जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है अभी से। तो मेलामाइन पॉलीमर, एक अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं। बेटा ध्यान सुनना, सबसे अच्छी बात क्या उसने कर रखी थी, मेलामाइन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। और अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया था तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, यानी मैं भी एग्जाम में पूछ सकता हूं केवल मेलामाइन लिखकर कितने लोन पेयर। नाइट्रोजन टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल 6 लोन पेयर। इसको आप बेटा अंडरलाइन कर लें, 6 लोन पेयर इन मेलामाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 6 लोन पेयर इन मेलामाइन। अगला कंपाउंड जवाब दें। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर लोन पेयर की बात करता हूं, कई लोग पूछ रहे हैं, तो ध्यान से आपको याद पता भी होना चाहिए। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, हेलोजन 3 लोन पेयर। आपको पता है, आप इसका जवाब दे सकते हो। लोन पेयर बना कर नहीं देगा कि बताइए काउंट करके बताओ कितने हैं। इस कंपाउंड को जब आप ओपन करते हो तो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये स्ट्रक्चर बनता है। हमें हेटेरोएटम के लिए उन्हीं को काउंट करना है जो रिंग का पार्ट हो कार्बन के अलावा। तो बेटा ध्यान सुनना, इस रिंग के पार्ट में कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 1 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, इसलिए इसमें हेटेरोएटम कितने जाएंगे बेटा? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के। बेटा ध्यान सुनिए, और वैसे भी हाइड्रोजन रिंग का पार्ट नहीं बन सकता, रिंग के बाहर ही रहता है, उसकी वैलेंसी तो 1 होती है बेटा, ये तो आपको आती है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। धीरे धीरे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन। पर्टिकुलर कार्बन का मतलब जिस कार्बन के बारे में मैं पूछ रहा हूं। डी मैं बताऊंगा बेटा, डी का समय आएगा तो मैं डी भी पढ़ाऊंगा। हाँ, बस आप वेट करिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन, जिस कार्बन के बारे में हम बात करेंगे, यानी हमने पूछा उसका डिग्री बताओ एक पर्टिकुलर कार्बन का, तो वो जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही उसकी डिग्री बताएगी। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कहता है मुझे मेरी डिग्री मत पूछो, मेरे कार्बन से मेरी डिग्री पूछो, मेरा कार्बन जितने डिग्री का होगा मैं उतनी डिग्री का हूंगा। तो यानी हाइड्रोजन जितने डिग्री के कार्बन से अटैच्ड होगा वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। जरा फास्ट कमेंट करो, 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बोलेंगे। और 4 डिग्री कार्बन से अटैच को क्या बोलेंगे? हाँ, मैं फास्ट में इस क्वेश्चन को पूछता हूं, 90% से ऊपर लोगों ने इसका जवाब दिया डज नॉट एग्जिस्ट, बट कुछ लोगों ने गलती से फास्ट की हिसाब ने 4 बोला तो 4 जवाब होगा। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हो। तो बेटा ध्यान से सुनना भाई, जब 4 डिग्री कार्बन हो गया वो पहले से ही, हाँ हंस रहे हैं आप, वो पहले ही 4 कार्बन से अटैच हो चुका है, तो उसके पास हाइड्रोजन कहां जाएगा? यानी लिख ले बेटा अब इसको कि 4 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है वह डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप जवाब दे सकते हो, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कंपाउंड लिखा है, आपको बताना है कि
कार्बन की डिग्री बताइए बेटा, बहुत ध्यान से। इस कार्बन की डिग्री बताएं, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? ये एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री बताएं बेटा, डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, आजू बाजू देखें कितने डिग्री हो गया? 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन की डिग्री बताएं बेटा आप, ये 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री का हो गया। बहुत से जवाब दे रहे हैं आप लोग। ये कितने डिग्री का हो गया? सो फास्ट 2 डिग्री हो गया। और इस कार्बन की डिग्री बताएं बेटा, ये 1 डिग्री। 100% आप लोगों ने सही जवाब दिया है। आपको 10/10 मिलते हैं पूरी क्लास को। अब यहां से मैं पूछूं कि आप बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बताइए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? हाँ, कार्बन के 5 बॉन्ड बिल्कुल ही नहीं बनते, याद आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो बेटा, अब ध्यान से देखें, कार्बन जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा, यानी कहां हो गए? 3 तो यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 5। और ये वाली कार्बन में कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है, तो कितने हो गए? 8। यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो 2 डिग्री के बारे में बता सकते हो? आंसर क्या आएगा? फास्ट फास्ट। वेरी गुड। एक यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां है 2 डिग्री पर, और एक यहां पे है, कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं। कितना हो गया? 3। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में क्या जवाब है? क्या यही इकलौता दिख रहा है आपको? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 10/10 आपको मिला है इस पे। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, मैं जिस कार्बन को मार्क करूंगा केवल आपको उसकी डिग्री बतानी है। हाइड्रोजन तो आप काउंट कर लोगे, बहुत इजी है। आपको इस कार्बन की डिग्री, आपको इस कार्बन की डिग्री और आपको इस कार्बन की डिग्री को बताना है। तो सबसे पहले इस कार्बन की डिग्री को बताएं। कितने डिग्री का? चलो बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बात को, मेरी बात सुनना। यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? किसी कार्बन से अटैच नहीं है। तो वह कार्बन जो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होता, एनसीईआरटी उसको 1 डिग्री कहती है। क्या बोलती है बेटा? 1 डिग्री कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। CH4 हो गया, CH3OH हो गया, CH3Cl हो गया, CH3NH2 हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? इकलौते हैं, और इकलौते हैं तो क्या होंगे बेटा? 1 डिग्री। ये किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड नहीं। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ये आपने 1 डिग्री बताया। इस कार्बन की डिग्री को बताइए, फास्ट कमेंट। हाँ 3 वालों, ध्यान नहीं दिया तुमने। हाँ बहुत सही, 2 लिख रहे हैं बेटा, ध्यान सुनना। यह कार्बन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। बेटा यह तो ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। 2 ही से अटैच है तो कितने डिग्री का हो गया? 2। तो इसकी डिग्री आप बता सकते हो क्या? कितने डिग्री का हो गया? 4। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। तो बेटा ध्यान से सुने इस चीज को कि when carbon is not connected to any carbon then its degree is assumed primary। तो इसकी डिग्री क्या हमें एज्यूम करनी है बेटा? प्राइमरी एज्यूम करनी है। ठीक है, ठीक है। आप जितने भी डिग्री का कार्बन है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी डिग्री का कार्बन है हाइड्रोजन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यहां पे देखिए, यहां 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, यहां 1 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन है। तो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आपको काउंट करने होंगे किसको? हाइड्रोजन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं, ध्यान सुने। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप, वो कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आप ही की लैंग्वेज में, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में एक सीरीज बनती है मेल सीरीज और दूसरी बनती है फीमेल सीरीज। तो मेल एक होमोलॉगस सीरीज हो गया, फीमेल दूसरा होमोलॉगस सीरीज हो गया। ठीक है, हाँ सभी में बेटा जहां पे भी डिग्री हो वहां पे आपको हाइड्रोजन काउंट करके देखना पड़ेगा, अग्रवाल जी। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो यह क्या है? एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप की सीरीज होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से, मैं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है। द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगी। अब बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो आपस में क्या कराएंगे? उनके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगी बोलते हैं। और जो दो टू सक्सेसिव होमोलॉगी, टू सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ? लगातार आजू बाजू वाले, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है CS2 यूनिट या CS2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होता है बेटा? 14 का होता है। चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी।
लेकिन क्या उसमें ग्रेजुअल चेंज हो रहा है CH2 मॉलिक्यूलर मास का? और चूंकि CH2 मॉलिक्यूलर मास से ग्रेजुअल चेंज इन हो रहा है, यानी उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, एक्सेट्रा। तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। यह हमने लिखा CH4, यह एल्केन होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर है, सबसे छोटा एल्केन होमोलॉगस सीरीज का मेंबर है। यह इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो बन जाएगा C2H6। अगर हम इसमें CH2 ऐड कर दें तो बन जाएगा C3H8 एंड सो ऑन। आप ऐड करके डिफरेंट मेंबर बना सकते हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि CH4 और C2H6 आपस में क्या है? होमोलॉगी। मैं पूछूं C2H6 और C3H8 आपस में क्या है? होमोलॉगी। मैं पूछूं CH4 और C3H8 आपस में क्या है? होमोलॉगी। डिफरेंट मेंबर आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलॉगी। लेकिन सक्सेसिव होमोलॉगी, आजू बाजू वाले, यानी CH4 और C2H6 सक्सेसिव होमोलॉगी है, C2H6 और C3H8 सक्सेसिव होमोलॉगी है। अगर एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं एल्कोहल सीरीज का, तो देखिए बेटा, ये पहला मेंबर है CH3OH। हमने इसमें CH2 ऐड कर दिया तो बन गया CH3CH2OH। हमने फिर इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा? CH2 ऐड कर दिया तो अगला मेंबर बन जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरह से मेंबर ऐड करके अगले अगले होमोलॉगस सीरीज बना होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर बना सकते हो। तो ये एक होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर हो गए, होमोलॉगी बोला, ये दूसरे होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर हो गए। अब मैं एक प्रश्न आपके सामने पूछने जा रहा हूं, उसका जवाब आपको देना है यस या नो में, Y एंड N में, कि यह जो कंपाउंड आपके सामने बना है क्या ये होमोलॉगी होंगे? जवाब दें। यस, नो वाले ध्यान से सुने आप। यह भी एल्कोहल, यह भी एल्कोहल, एक ही होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर हैं, तो ये होमोलॉगी हैं। यस, ये होमोलॉगी हैं। यस, सही लिखा आपने। सर ये सक्सेसिव नहीं है, सक्सेसिव होमोलॉगी तो ये वाले होंगे, ये हो कहलाएंगे आपके सक्सेसिव होमोलॉगी। ठीक है, अब बात करते हैं, तो जो एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनको सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुने, द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। जैसे ये एल्केन सीरीज हो गए, तो एल्केन सीरीज का CnH, ध्यान सुने, इनको हम लिख सकते हैं बेटा, इस सीरीज के मेंबर्स को CnH2n+2 से। उसी तरह से एल्कोहल सीरीज को भी लिखेंगे CnH2n+2, वो से लिख सकते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। अब बात तो ये हमने लिख दिया, द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइन एंड एल्कोहल की। बहुत ध्यान से सुनना, यहां आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डिग्री ऑफ एमाइन, एमाइन की डिग्री हम बताते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे वो एमाइन की डिग्री बताते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने बोला इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं? डायरेक्टली एक है, तो ये हो गया बेटा 1 डिग्री एमाइन। मैंने बोला इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, 2 डिग्री एमाइन। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो 3 डिग्री एमाइन। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, या आप ऐसे भी देख सकते हो, NH2 1 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, NH 2 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, और N 3 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल कहता है भाई मैं भी हाइड्रोजन की तरह हूं, मेरी डिग्री भी कार्बन ही डिसाइड करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, यह OH है, कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है बेटा? ध्यान से सुनना, ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। यह OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो बेटा ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और यह 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। यानी अल्कोहल की डिग्री कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करती है, बट नाइट्रोजन यानी एमाइन की डिग्री जो होती है वह नंबर ऑफ कार्बन उससे डायरेक्टली कितने अटैच्ड है उस पर डिपेंड करती है।
तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, नोट करें, गलती हो सकती है आपसे। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को करते हैं, आप दिख भी रहा है NH2 दिख रहा है, वो NH दिख रहा है, वो N दिख रहा है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं। लेकिन OH 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 सभी अल्कोहल में नजर आ रहा है, वो सेम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं। अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने है, सबका जवाब आना चाहिए। आप बताइए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन क्या एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं? क्या ये होमोलॉगी हैं? नो। तो यानी ये, यस वेरी गुड, ये होमोलॉगी नहीं है, ये होमोलॉगी नहीं है। लेकिन क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यस ये होमोलॉगी है, ये होमोलॉगी है। चलिए अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि ये जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखें और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें और बताइए यह जो एमाइन है वो कितने डिग्री का है? लिखें, ये एमाइन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन की, क्यों आप 1 डिग्री कार्बन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? 1 डिग्री कार्बन आपको लिखना ही नहीं है बेटा। यहाँ पे आपको तो बस ये ध्यान सुनना है कि ये कार्बन से अटैच्ड है। यस, तो डिग्री मत लिखिए। 1 डिग्री कार्बन, तो ये क्या होगा बेटा? ये हो गया आपका 1 डिग्री एमाइन। वैसे भी आप याद रखिए क्या, NH2। और ये क्या हो गया बेटा? ये यहाँ पे डिग्री की जरूरत होगी, ये 3 डिग्री है तो बेटा हो गया ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री एमाइन हो गया। इसको आप जरूर नोट करें, कहीं बॉक्स में बनाकर लिखें। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन जो होते हैं वह आपस में होमोलॉगी नहीं होते हैं, डिफरेंट होमोलॉगी सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो सेम होमोलॉगी सीरीज के होते हैं। वेरी गुड, बहुत से जवाब दे रहे हैं आप लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने। ये हमने आपको डिस्कस कर ही दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब सुने, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह से हम इसको भी कंसीडर करते हैं। अगर आप एमाइड की बात करते हो तो RCONH2 ये आपका 1 डिग्री NH2 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो RCONH, यहाँ पे कोई एक कार्बन ले लीजिए, या मान लीजिए मैंने उसको R के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये NH है, यहाँ 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। और RCON, यहाँ मान लीजिए हमने R ले लिया, इधर R डैश ले लिया, या कार्बन कितने भी कार्बन रख लें, तो बेटा ये 3 डिग्री एमाइड को रिप्रेजेंट करता है और ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में अल्कोहल और फिनॉल भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तीनों पॉइंट आपको लिखना है बेटा, क्योंकि अल्कोहल ये सब चीज हम लोग आइसोमर में भी यूज करेंगे। अब आपका प्रश्न क्या है? अच्छा, आंसर पहले ही आ गया, प्रश्न पूछा नहीं मैंने। Which is higher homology of CH3 and CH3? सर इसमें 2 कार्बन है, CH2 ऐड कर दीजिए, 3 कार्बन का हो जाएगा। तो बताओ बेटा क्या पहला ऑप्शन होगा? क्या पहला ऑप्शन होगा इसका? यस या नो में जवाब दें। क्यों नहीं होगा इसका जवाब दें, क्यों नहीं होगा? वेरी गुड सर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये सर 2 डिग्री अमाइन है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 2 डिग्री वाला ही होना चाहिए। ये तो 1 डिग्री हो गया, ये तो 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, लेकिन क्या ये 2 डिग्री नजर आ रहा है? यस 2 डिग्री है, तो इसी का होमोलॉगी जो होगा बेटा क्या होगा? वो सेकंड ऑप्शन, एक ही होमोलॉगी सीरीज का मेंबर होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा इसको, आपको एक बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी। हाउ टू फाइंड जनरल फार्मूला। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, पहले मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, या नहीं पढ़े हो तो अभी आप देखेंगे, और फिर मैं कुछ आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा। ट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यह आपके सामने लिखा है, कई लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको। यह एक मास्टर फार्मूला हमने बना दिया जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है CnH2n+2। अब ध्यान से सुनना, अगर पाई बॉन्ड आता है, पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। अगर कंपाउंड में, याद रखें, हायर होमोलॉगी का मतलब उसी का मेंबर CH2 या मोर देन CH2 का डिफरेंस हो, मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस हो, तो उसे अपन हायर होमोलॉगी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखें इफ 1 पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड है या एक रिंग नजर आ जाए, तो आपको क्या करना है? इस फार्मूले में से 2H को रिमूव कर देना है।
अगर हेलोजन नजर आ जाए, हेलोजन नजर आ जाए बेटा, तो आपको एक H रिमूव करना है, और अगर आपको नाइट्रोजन नजर आ जाए तो आपको उसमें एक H ऐड कर देना है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या करना है बेटा, वापस से सुने। पाई बॉन्ड हो, रिंग हो, एक रिंग एक पाई बॉन्ड, तो 2 H को हटा दो। एक हेलोजन आ जाए तो एक H को हटा दो, और अगर एक नाइट्रोजन आए तो एक H को ऐड कर दो। ऑक्सीजन के आने से किसी को नुकसान नहीं होता, ना हमको होता है ना मॉलिक्यूल को होता है, तो उसके आने से ना तो किसी को रिमूव करना है ना तो किसी को ऐड करना है। तो आइए सबसे पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा यूज करते हैं। जिससे मैंने बात किया एल्केन की बात करी, तो एल्केन की बात करते हैं। तो एल्केन आपने सीधे लिख दिया CnH2n+2, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कुछ भी इसमें रिमूव नहीं करना है। हमने बात करी एल्कीन की, एल्कीन में C डबल बॉन्ड C, एक पाई बॉन्ड होता है, तो आप क्या करोगे, मैं बहुत सिंपल से चल रहा हूं, CnH2n+2, एक 2 H को रिमूव करना है, ये H को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कहा -2 कर दिया, ये कट ऑफ हो गए, तो क्या बन गया CnH2n। और अगर हम एल्काइन की बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, एल्काइन की बात करते हैं तो इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C है, यानी CnH2n+2, 2 पाई बॉन्ड है, तो क्या करेंगे 2 × 2, दैट इज 4 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बनेगा CnH2n-2। तो हमने इस फॉर्मूले से निकालना आपको सिखा दिया। लेकिन अभी मैं बहुत आसान मेथड, इससे भी आसान मेथड अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप जब इसको सीख जाओगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही इजी लगेगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आल्सो देयर फर्स्ट मेंबर। ये होमोलॉगस सीरीज है, एल्केन होमोलॉगस सीरीज, एल्कीन, एल्काइन, एल्किनाइन, एल्काडाइन एंड सो ऑन। तो आपको इनके फर्स्ट मेंबर भी बताने हैं और साथ में आपको इनके जनरल फार्मूला भी बताने। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो अभी हमने बता दिया, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। कैसे लिखे बेटा, ये क्या हो गया CnH2n+2, ये आपको याद भी है, CnH2n, और ये हो गया CnH2n-2। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। एल्केन का पहला मेंबर, ठीक है, वेरी गुड, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो कौन होगा, मीथेन होगा। एल्कीन का पहला मेंबर क्या होगा, बताओ बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो गया C2H4 हो गया। एल्काइन का पहला मेंबर क्या होगा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी क्या हो गया बेटा C2H2। एकदम सही जवाब दे रहे हैं। किसी भी कंपाउंड का पहला मेंबर जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसके आगे मेंबर्स वो आपसे पूछता है, जब पहला मेंबर आपको पता होगा तभी आप आगे के मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं। एल्किनाइन, एल्किनाइन का बताया बेटा कैसे बनेगा बेटा, इन भी है, आइन भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, यानी कैसे बताओगे बेटा, C डबल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी को ध्यान रखना, वैलेंसी 5 कभी मत कर देना। अब इसको हाइड्रोजन से वैलेंस कर दो बेटा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 2 हाइड्रोजन आएंगे, यानी 4 कार्बन, यानी C4H4 का पहला मेंबर हो गया। यानी एल्किनाइन सीरीज को शुरू करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आप एल्किनाइन का जनरल फार्मूला बता सकते हो? बहुत ही आसान है। कैसे सर, CnH2n+2 लिखा, पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड से कितने बता माइनस करोगे बेटा, 6 करोगे। एक पाई बॉन्ड से 2s, तो 3 से 6 हो जाएंगे, -6 किया तो क्या बन के आ गया CnH2n-4। सो सिंपल। क्या एल्काडाइन के बारे में आप बता सकते हो? बताइए बेटा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, सबसे छोटा एल्काडाइन आपके सामने बन चुका है। हाँ, ये पहला मेंबर हो गया इसका बेटा। अब बताएं ध्यान से, इसका जनरल फार्मूला, कितने पाई बॉन्ड है 2, कितना माइनस करेंगे 4, किस में से करेंगे CnH2n+2 - 4, क्या बन के आएगा बेटा बताएं, CnH2n-2। सर यहां पर तो एल्काइन और एल्काडाइन दोनों का जनरल फार्मूला सेम आ रहा है। हाँ सेम आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड सेम है दोनों में। यहां पे भी पाई बॉन्ड आप देखें तो कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2, और यहां भी पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं 2। यानी अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उसमें पाई बॉन्ड भी सेम है,
तो उसका जनरल फार्मूला भी क्या होगा, सेम। तो ये एक मेथड था, मैंने आपको करना सिखाया। क्या आप इससे फास्ट और सीखना चाहते हैं जनरल फार्मूला निकालना? यस। अब ध्यान से सुने, ये कुछ और कंपाउंड है। हमने पूछा एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन का जनरल फार्मूला क्या है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक दो मैं समझाऊंगा, बाकी सब आपको जवाब देना। हमने इस एल्कोहल से पूछा कि बता एल्कोहल तेरे पास कितने पाई बॉन्ड है, तो ध्यान सुना, ये ROH लिखा। अगर हम बात करें, मैंने लिखा, हाँ ध्यान सुनो बेटा, हाँ वेरी गुड, 0 जवाब आ रहा है। पाई बॉन्ड इसके पास कितने हैं, 0 है। ऑक्सीजन कितने हैं इसके पास, बताए बेटा, 1 है। अब सुने, पिछले स्लाइड पे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम पाई बॉन्ड की संख्या लिखते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो एल्केन में पाई बॉन्ड कितना है बेटा, 0। एल्केन में पाई बॉन्ड आपने लिखा 0। एल्कीन में पाई बॉन्ड कितना लिखा बेटा, 1। एल्काइन में पाई बॉन्ड कितना लिखा आपने बेटा, 2। एल्किनाइन में पाई बॉन्ड कितना लिखा, 3। एल्काडाइन में कितना लिखा, 2। यानी कि अगर 0 पाई बॉन्ड आता है तो यहां आपने एल्केन रिप्रेजेंट किया, 1 आता है तो एल्कीन रिप्रेजेंट किया, और 2 आता है तो एल्काइन रिप्रेजेंट किया। मैं आपसे ज्यादा याद करने के लिए नहीं बोलता, आपको केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला तो याद है। एल्कोहल से पूछा तेरे पास कितने पाई बॉन्ड, बोलता है 0। जैसे ही मैंने बोला 0, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या नजर आया आपको, लिखे तुरंत, एल्केन, एल्कीन, वेरी गुड, एल्केन नजर आया। जैसे ही एल्केन नजर आया, आपने सीधे लिखा CnH2n+2। जनरल फार्मूला लिख दो एल्केन का, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको अटैच कर दो, बन गया किसका, एल्कोहल का जनरल फार्मूला। हाँ, अगर इस हाइड्रोजन को हम इधर शिफ्ट कर दें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CnH2n+1OH। चलिए आइए इथर की बात करते हैं। हमने इथर से पूछा, इथर तेरे पास कितने पाई बॉन्ड है, बोलता है 0। इथर तेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, बोलता है 1। क्या आप बता सकते हो, वेरी गुड, 0 से क्या बनेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में एल्केन, तो आपको एल्केन का जनरल फार्मूला लिखते ही ऑक्सीजन को अटैच कर देना है, ये इथर का जनरल फार्मूला बन गया। अब अगर मैं पूछूं कि सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर को हम लोग सिंपल ईथर के नाम से भी जानते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर को हम लोग मिक्स्ड ईथर के नाम से जानते हैं। सिमेट्रिकल मतलब ये ROR, ये दोनों R जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जो पहला मेंबर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेटा बताइए क्या बनेगा, CH3OCH3, ये पहला मेंबर हो गया सिमेट्रिकल ईथर का। अनसिमेट्रिकल ईथर का, हाँ क्या रिपीट करना है बेटा श्रेया, बताएं आप। सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, पहले मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने इस चीज को। अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं तो एक तरफ आपने क्या करा, सबसे छोटा CH3 रखिए, दूसरी तरफ एक कार्बन बढ़ा दे तो CH2 CH3, ये अनसिमेट्रिकल ईथर का पहला मेंबर। बात करते हैं अगर हम मिथाइल ईथर की, तो मिथाइल ईथर को ध्यान से सुनने, मिथाइल का मतलब एक तरफ उसने मिथाइल फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ कुछ नहीं बोला, तो आपने लिख दिया क्या, CH3OR लिख दिया। यानी कि मिथाइल ईथर में एक तरफ तो CH3 फिक्स होगा, इधर हम बदल सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। लेकिन अगर मिथाइल ईथर का पहला मेंबर पूछे तो R बराबर क्या लिखेंगे, 1 CH3 लिखेंगे, तो वो भी क्या बन जाएगा बेटा, CH3OCH3। तो बताओ एल्कोहल सीरीज का पहला मेंबर आपने क्या सोचा, अभी तक जवाब नहीं आया, वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा, वो CH3OH। तो इस तरह से आप चीजों को बता सकते हैं। अब वापस से सुनो, वापस से जिन्होंने जनरल फार्मूला को ध्यान नहीं दिया वापस से सुने। हमने एल्डिहाइड से पूछा कि एल्डिहाइड तेरे पास कितने पाई बॉन्ड हैं, ध्यान सुनिए बेटा। एल्डिहाइड ने क्या बोला बेटा, पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 1। ऑक्सीजन के बारे में क्या कह रहा है ये, ऑक्सीजन के बारे में भी कह रहा है 1। और जैसे ही बोला एक पाई बॉन्ड, आपके दिमाग में ईन, एल्कीन बना, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एक ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, सो सिंपल। अरे हमने तो कीटोन से भी पहले ही पूछ लिया, और कीटोन भी जवाब दे चुका है। कीटोन भी कहता है कि मेरे पास भी एक ही पाई बॉन्ड है, मेरे पास भी एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए मेरा भी जनरल फार्मूला क्या बनेगा, CnH2n, वो ही बनेगा, सो सिंपल।
तो बताओ क्या आप एल्डिहाइड का पहला मेंबर बता सकते हो? क्या बनेगा? इस R की जगह क्या आएगा? पहला मेंबर H लिख दो, क्या बन जाएगा? HCOH बन गया क्या? फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन का पहला मेंबर क्या बनेगा बेटा? R की जगह एक कार्बन रखोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? वहां पे CH3COCH3 कौन सा टोन बन गया बेटा? एसीटोन बन गया। ठीक है, एकदम सही जवाब। क्या जनरल फार्मूला वाला समझ में आ रहा है? क्या अगला क्वेश्चन खुद से करना चाहेंगे जनरल फार्मूला का कुछ अच्छे? चलो अब आपको जवाब देना है, बहुत ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एस्टर RCOOR, ध्यान से सुनना, R भी लिख सकते हो, R डैश भी कर सकते हो, दोनों से ही पूछा। बताओ तेरे पास पाई बॉन्ड कितने हैं? क्या जवाब आ रहा है बेटा? 1। मैंने पूछा तेरे पास ऑक्सीजन कितना है? बोले क्या जवाब दे रहा बेटा? 2। तो अब आप जवाब लिखो, 1 पाई बॉन्ड से क्या बनेगा? एल्कीन। वही सही जवाब दे रहे हो। तो CnH2n और आई क्या जाएगा? O2, 2 ऑक्सीजन अटैच कर दिया। वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा? H लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा वो? HCOOH, फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया बेटा? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, आईपीएसी नेम है। कार्बोक्सिलिक एस्टर में आपको ये बात ध्यान रखना है, यहां पर तो H रख सकते हो बट यहां पर H नहीं रख सकते। ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए? कार्बन ही होना चाहिए। तो जो इसका पहला मेंबर बनेगा वो HCOO, और यहाँ पे सबसे छोटा क्या बन जाएगा? CH3। तो बताना कार्बोक्सिलिक एस्टर के पहले मेंबर में कितने कार्बन है? कितने कार्बन का बनता है बेटा? 2 कार्बन। यानी पहले मेंबर में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन का बनेगा इसका पहला मेंबर कार्बोक्सिलिक एस्टर। हम बात करते हैं 1 डिग्री एमाइन की। चलिए 1 डिग्री एमाइन मतलब RnH2। अब हम अपने मेथड से करेंगे, बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड से करिए। कैसे करेंगे बेटा? बताइए पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास? जवाब आए फास्ट 0। तो क्या लिखोगे बेटा आप? CnH2n प्लस 2। जैसे ही मैंने एक नाइट्रोजन इसके पास अटैच किया, नाइट्रोजन आता है +1 लाता है, और जैसे ही बनाया क्या बन गया? CnH2n + 3n। ये बन गया आपको जनरल फॉर्मूला। वेरी गुड, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। चलिए ये इसका पहला मेंबर जो बनेगा क्या बनेगा बेटा? CH3NH2। आप बहुत चीज सीख चुके हो। अगर मैंने बात की होती 2 डिग्री एमाइन की और बोला होता कि बताओ इसका पहला मेंबर क्या बनेगा, तो आप क्या बनाते बेटा? CH3NH अगर मैंने पूछा होता 3 डिग्री एमाइन का पहला मेंबर क्या बनेगा, तो सबसे कार्बन कम से स्टार्ट करिए, CH3N CH3 और CH3। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनल आपका टेस्ट लिया जाए। एमाइन वाला क्या रिपीट करना है? वेरी गुड बेटा, वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। RnH2 की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। पाई बॉन्ड 0 हो गया। पाई बॉन्ड 0 से एल्केन होता है। एल्केन से हमने फार्मूला लिख दिया CnH2n+2। एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अटैच किया, थोड़ी देर पहले तो लिखा था जब नाइट्रोजन आता है तो +1 करना है आपको। आप रिपीट करें, ध्यान से देखें, आगे देखें, आपको नजर आएगा। इफ 1 नाइट्रोजन देन ऐड 1 H। तो वहीं से हमने बोला कि जब नाइट्रोजन आता है तो +1 लाता है, तो आपके पास CnH2n+3n। चलिए राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फाइनल कॉल है आप सबको, आपका टेस्ट है, ध्यान से देखना। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये जो हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ध्यान से देखें, RCOOCOR या R डैश कुछ भी कर सकते हैं। ये एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है। जिसको भी थोड़ा बहुत रह गया हो कार्बोक्सिलिक एसिड या समथिंग में लिखा है, रिपीट कर दें तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से समझ सकते हो। बहुत ही आप ही बताइए, नयन जी जवाब दें कि बताएं कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने बेटा? जवाब दे 2। इसमें ऑक्सीजन कितना है? वेरी गुड, जवाब दे रहे हैं 3। अब चलिए
टू पाई बॉन्ड से एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या लिखोगे? CnH2n -2 और सिंपल 3 ऑक्सीजन है तो O3 कर दिया, जवाब आ गया। इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और इतना इजी आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग द जनरल फार्मूला? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए हमने कहा एमाइड से बात करते हैं, थोड़ी एमाइड से बात कर लीजिए। एमाइड से बोलो कि भाई एमाइड बताओ तुम्हारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं? बोलता है एक है, एक पाई बॉन्ड है तो हमने बोला CnH2n। हमने बोला तेरे पास तो नाइट्रोजन भी है, कह रहा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से तो किसी को खतरा नहीं, उसको लगा दो। लेकिन जब भी नाइट्रोजन आता है +1 लाता है, CnH2n +1 N2। वेरी गुड, वेरी गुड। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का जवाब आप इतना इजी तरीके से दे रहे हैं, इसलिए इस टफ क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए रखा था ताकि पता चले कि आप कितने अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। साइक्लोएल्कीन, याद करिए थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था कि जब एक पाई बॉन्ड या एक रिंग आता है 2H माइनस करते हैं तो CnH2n +2 -2 ये गए तो क्या बन गया? CnH2n। वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है। तो क्या RCH2X का जवाब आप दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? सर बताओ पाई बॉन्ड कितना है RCH2X के पास? बोलो बेटा पाई बॉन्ड कितना है, जल्दी जवाब दें आप। पाई बॉन्ड 0 से क्या लिखेंगे आप? बोलिए CnH2n +2। हेलोजन आएगा क्या करेगा बेटा? +1 की -1? -1 करेगा। बोलो, और जैसे -1 किया क्या बन गया? CnH2n +1x। क्या बन गया बेटा? CnH2n +1x। आप बहुत सही जवाब दे रहे। तो बताइए यस या नो में कमेंट करें कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। क्या आप किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं? 3 वाला, हाँ बेटा 3 वाला, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। 3 वाले में कुछ नहीं करना है, जैसे आपको वापस से स्लाइड आप देखें, हमने आपको बताया था कि अगर एक रिंग आता है तो भी आपको क्या करना है? 2H को रिमूव करना है। तो बेटा ध्यान से देखें, एक रिंग था तो -2 कर दिया तो क्या बन गया? CnH2n बन गया। वेरी गुड, सबको समझ में आया? 2 वाला सर एक बार आवाज सुन ले। पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा इसमें? एमाइड में पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 1 है। 1 पाई बॉन्ड से क्या बनेगा? एल्कीन। और एल्कीन बना तो क्या होगा? यहाँ पे क्या करेंगे? +1 हो जाएगा, और +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जब नाइट्रोजन आता है तो +1 लाता है, CnH2n +1 .NO। क्या लिखा? बहुत अच्छे से समझ में पहली बेटा, आप अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और सबसे बड़ी बात बेटा ध्यान से सुने, क्या आज का होमवर्क आपका यही है कि आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करेंगे? लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बताइए, व्हिच इज थर्ड होमोलॉजी ऑफ एस्टर फैमिली? फास्ट जवाब आना चाहिए सर, जल्दी जवाब दें। अच्छा एस्टर की बात करें, आप तो एस्टर का जनरल फॉर्मूला सीधे बताइए ना, कैसे बताओगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था HCOOCH3, 2 कार्बन का है तो क्या है? C2H4O2, ये इसका पहला मेंबर हो गया। और पहला मेंबर में 2 कार्बन, तो अगर आप इसमें CH2 ऐड कर दोगे तो वो दूसरा मेंबर हो जाएगा, और उसमें कितने कार्बन जाएंगे? 3 कार्बन का हो जाएगा। और अगर आप इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो कितने का हो जाएगा बेटा? वो 4 कार्बन का हो जाएगा। और आपको तो याद, खाली कार्बन याद करो बेटा, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो जनरल फार्मूला पता है। क्या सी के एस्टर का जनरल फार्मूला जो होता है वह होता है CnH2nO2, तो हो जाएगा 4 कार्बन से C4H8O2। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, दिस इज द थर्ड होमोलॉजी। हो गया ठीक। तो आप कहां से हैं बेटा? मैं एलन से ही हूं, और आप अच्छा पढ़ रहे हो इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूं। फोन नंबर मैं आपको लिख के दे देता हूं बेटा, आप फोन नंबर नोट कर सकते हैं। हाँ नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बेटा दैट्स इज